गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं। सेट 6 सन 2020 824 NO। ठीक है, केमिस्ट्री के सभी सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। हम इसमें फिजिक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक के लिए कितनी है बेटा, -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ये दोनों अवतल ही होंगे। ठीक है बेटा, देखो जो अवतल हमारा जो अवतल लेंस जो होता है ना, ये अवतल दर्पण देख लो पहले, ये अवतल लेंस देख लेते हैं। चलो, ये अवतल लेंस है बेटा। ठीक है, तो इसमें जो फोकस दूरी होती है वो इस साइड में होती है माइनस की। ठीक है, अब बात आती है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण ऐसा होता है तो इसकी फोकस दूरी साइड में ली जाती है, माइनस की होगी। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक, ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, तो आप इसके चित्र फॉर्मेशन कैसे होते हैं वो देख लेना, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है बेटा, उसके बाद है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 भागों में काटा गया है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित किया गया है और इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है। तो R/R' का अनुपात क्या होगा, जिसका उत्तर होगा 25। कैसे आया उत्तर वो देखो बेटा। ठीक है, मैंने सोल्यूशन कर रखा है, देखो ध्यान समझेंगे। देखो, एक प्रतिरोध है R, इसे 5 भागों में काटा जाता है। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 भागों में हमने काट दिया है। तो जब एक भाग R है तो इसके पांचों भाग क्या होगा, R/5, मतलब सब R/5 होंगे। ठीक है, जैसे किसी एक चीज़ है तो दो भागों में काटते हैं तो इसको लिखते हैं 1/2 + 1/2, 2 भाग हो गए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 5 है और इसको 5 भागों में काटना है तो हम कैसे लिखेंगे, 5/5 + 5/5। ठीक है, मतलब 1 5 बार जोड़ लेंगे बेटा, तो ऐसे ही R/5 5 बार हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें क्या करा है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है बेटा, जोड़ लिया हमने R/5 सब समांतर क्रम में जोड़ लिए। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध दिया गया है कि R' आना चाहिए। तुल्य प्रतिरोध कितना आता है बेटा, R' आता है। ठीक है, तो वो हमने निकालने की कोशिश की है तुल्य प्रतिरोध। देखो बेटा 1/R' = 1/R/5 ऐसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1/R' = ऊपर वाले जोड़ लेंगे, 5 हो गए तो R/5। ठीक है, उसके बाद 1/R' ठीक 1/R' तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1 गुणे 5/R। समझ में आया बेटा, तो ये हो गया 25/R। ठीक है, तो ये 25/R हो गया बेटा। अब क्या काम करेंगे हम लोग, R की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, R/R' = 5/1। और बेटा हमारे लिए यही पूछा था कि R/R' क्या होगा, तो कितना होगा, 25 होगा। समझ में आ रहा है, तो इसको देख लेना सोल्यूशन इसका। कितना दे रखा है बेटा, 25 दे रखा है। देखो ये रहा 25। ठीक है, आगे देखते हैं। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बेटा अधिकतम बहुत तेजी से एकदम बहता है। समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से एकदम बहता है। और लघु पतन होता क्या है ना, जल्दी बेटा समझ लो इसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो ऐसा है बेटा, लघु पतन के लिए अभी समझते हैं हम लोग। देखो मान लीजिए कि यहाँ से प्लस और माइनस वाली करंट आ रही है। ठीक है, और इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है एक छोटे से बल्ब के अंदर, यहाँ जाना है। ठीक है, तो देखो पथ काफ़ी दूर है, काफ़ी बड़ा रास्ता है बिजली को चलने के लिए, यहाँ से यहाँ तक चलेगी। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर चल रही है, ये 10 मीटर चल रही है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश इसका जो यहाँ जो आवरण है ना, ये तार का जो आवरण है, ये किसी कारणवश खराब हो जाते हैं और तार क्या होता है, यहाँ से ये चिपक जाता है। तार यहाँ से क्या होता है, ये चिपक जाता है। अब तार चिपक गया तो करंट आगे नहीं जाएगी, तो करंट क्या होगा, ऐसे आकर के ऐसे और ऐसे लौट जाएगी, तो इसका रास्ता क्या होगा, रास्ता शॉर्ट हो गया, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब पहले जो धारा थी
धारा को पहले यहाँ से चलना स्टार्ट होता था और यहाँ तक जाती थी, यहाँ तक जाती थी, तो ज़्यादा दूर चलना पड़ता था। लेकिन अब धारा को यहाँ शॉर्टकट में निकलना है इधर को, तो धारा इतनी दूर ना जा करके शॉर्टकट में एकदम गुजरती है तो तेज़ी से बढ़ जाती है। तो धारा का मान एकदम क्या होता है बेटा, तेज़ी से बढ़ जाता है। समझ में आया आपके। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में है एक उत्तल लेंस की फोकस, एक उत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है बेटा। ठीक है, एक उत्तल लेंस से फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो बेटा वस्तु की दूरी अर्थात हमें यू ज्ञात करनी है, जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना प्रतिबिंब दिखाई दे। 2 गुना मतलब इसका मैग्निफिकेशन बेटा 2 दे रखा है, माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है बेटा, वास्तविक है, इसके लिए माइनस का लेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे तो एक बड़ा फॉर्मूला होता है, हमें यू फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला होता है m = F/F+u। ठीक है, तो m की वैल्यू माइनस की दे रखी है, f की वैल्यू 20 दे रखी है, और 20 + u। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिलाकर के जो आपका आंसर है, तो इसका जो आंसर आ जाता है आपका -30 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके बेटा। तो ये हो गया, देखो जरा, जो बेटा इसकी त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दी गई है, देखो -2। ठीक है, यहाँ ऐसे साइन लगा लो, ऐसे, वरना ये गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे, तो बेटा देखो -2 और यहाँ हो जाएगा 20 + u = 20। ठीक है, अब कितना हो जाएगा -40 -2u = 20। ठीक है, यहाँ पे आगे कहानी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा -40 और -2u। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा -2u = 20 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 40, तो जाएगा 60, तो 2u = हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, अब काट देंगे तो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। समझ में आया? एक तो तरीका ये है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सॉल्व कर रखा है। देखो बेटा, यहाँ पे f = +20 दे रखा है, इस साइड में u = फाइंड आउट करना है, m = -2 है वास्तविक के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट = b/u। ठीक है, तो बेटा -2/1 = b/u हो जाएगा, तो b = क्या हो जाएगा, -2u। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। ठीक है, तो b = क्या रखेंगे, -2u, हमें रख दिया -2u -1/u = -1/20। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बेटा 2u एलसीएम है, 2u एलसीएम ले लिया, तो -1 आ जाएगा ऊपर, -2 = 1/20, तो -3/2u = 1/20, 2 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका u = -30 सेंटीमीटर। ये बेस्ट तरीका है आपका। ठीक है, क्योंकि जो पहले वाला तरीका था वैसे फॉर्मूला की बुक में दिया हुआ नहीं है, जैसे मैंने ये बताया जो वाला बुक में दिया तरीका। ठीक है, उसके बाद है बेटा एक सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए जिसकी आवरण क्षमता 11 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। बेटा देखो, ये अपने सिलेबस का नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, तो फिलहाल इसकी इच्छा को नोट करना चाहो, सोल्यूशन नोट कर लेना। इसका सिलेबस का नहीं है, इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, हमारे सिलेबस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी वगैरह सब हटा दी गई है सिलेबस से इस बार। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये भी नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं है, दूरदर्शी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरे का अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब बेटा, बिंब का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बड़ा उत्तल लेंस के लिए f = 10 सेंटीमीटर के अक्ष के लंबवत है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब की लेंस से दूरी, बेटा बिंब की लेंस से दूरी अर्थात ये दे रखा है u = दे रखा है u = दे रखा है -15, u = हमेशा -15 लेते हैं बेटा। तो बिंब की प्रकृति बतानी है हमारे लिए। ठीक है, स्थिति बतानी है, v फाइंड आउट करना है, और इसका
आकार ही बताना है, अर्थात लेंथ ऑफ इमेज भी बतानी है कि क्या होगी। तो बेटा एक फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/v इक्वल टू, बेटा माइनस का चिन्ह है और u माइनस का ही होता है, तो 1/15 इक्वल टू 1/10, 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/15 इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो 1/b इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा बेटा देखो 1/10, बेटा ये रहा 10, इधर को जाके माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो 1/, इक्वल टू यहाँ पे 30 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 10 3 30, 3 ऊपर चले जाएंगे और माइनस के 2, ठीक है। तो बेटा आ जाएगा आपका उत्तर 1/v इक्वल टू 1/30, ठीक है। तो v इक्वल टू 30 आ गया, अतः प्रतिबिंब क्या है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। हमें लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं बेटा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। तो लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दे रखी है हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो समझने की कोशिश करो, बहुत सरल सवाल दे रखा है बेटा। देखो ये चीज़ हमें वैल्यू दे रखी है, ये हमें ज्ञात करनी है, तो लेंथ ऑफ इमेज ऐसे लिख दिया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 रखा है तो 2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, 30 आई है तो 30 लिख दिया, ठीक है। यू की वैल्यू 15 दी है तो माइनस की 15 लगा दी। तो ये बेटा कट जाएगा, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस का 1 सेंटीमीटर। अब माइनस का दे रखा है तो उसका मतलब क्या है बेटा, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, उल्टा, ठीक है। जो प्रत्यय इसको कहते हैं प्रकृति, प्रकृति का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक ही बनेगा, समझ में आ गया, ये प्रकृति होगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या है, इस दोष के निवारण हेतु अच्छा चित्र वर्णन करना है हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो दूरदृष्टि दोष देखते हैं क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में बेटा क्या होता है, जो दोष होता है भाई हमें साफ साफ दिखाई देता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हमारी आंखों में मतलब जब हमारी आंखों द्वारा दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो इसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना बेटा आप लोग, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो इसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ओके। तो बेटा अब देखते हैं हम लोग कारण क्या है इसका। तो कारण है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, ठीक है, सही बात है भैया, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई हो, कम हो गई हो, अथवा आई बॉल का व्यास बढ़ गया हो, ठीक है बेटा। तो बेटा देखेंगे ना, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है ये मनुष्य की स्वस्थ आंख है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब इसकी आंख दोषयुक्त हो जाती है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, मतलब रेटिना के पीछे बनने लगता है, आई बॉल छोटी हो जाती है ना, आई बॉल कैसी हो जाती है बेटा, छोटी हो जाती है, या फिर इसके बीच की दूरी घट जाती है, तो प्रतिबिंब जो है पीछे बनने लगता है, ठीक है। तो तभी तो इसको कहते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो अब ऐसा है, अब देखते हैं इसका निवारण। तो बेटा दूर दृष्टि दोष में ध्यान रखेंगे, देखो दूर दृष्टि दोष बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का हम यूज करते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं किसी विद्युत बल्ब या प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है बेटा। तो P इक्वल टू कितना हो गया, 840 वाट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 360 वाट की दर से उस समय मुक्त ऊर्जा होती है जब तापन दर निम्नतम होता है, बेटा तापन दर निम्नतम है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यदि विद्युत आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों की विद्युत धाराएं प्रतिरोध के मान बताइए, बेटा दोनों कंडीशंस में विद्युत धाराएं प्रतिरोध बतानी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं इसके अंदर। अधिकतम प्रतिरोध के लिए देखते हैं, P इक्वल टू दे रखा है 840 वाट, ठीक है। B इक्वल टू दे रखा है, I इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं B इक्वल टू PI, तो यहाँ से I इक्वल टू निकाल लेंगे, समझ में आ गया। अब हमें बेटा क्या करना है, यहाँ से प्रतिरोध निकाल लेते हैं, प्रतिरोध हमने निकाल दिया B इक्वल टू IR से, ये रहा प्रतिरोध अपना, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा निम्नतम तापन के लिए, तो P इक्वल टू 360 दे रखा है, B इतना दे रखा है, I इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। तो P इक्वल टू BI फॉर्मूला लगा देंगे, तो I इक्वल टू इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो R इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ओम के नियम से R इक्वल टू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, समझ लेना इसको अच्छे से। फिर लिखा है निम्नांकित आरेख द्वारा किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए और वृक्षों का क्या कार्य होता है या इनका क्या अर्थ होता है बेटा, ठीक है। तो देखते हैं विद्युत जनित्र, सबसे पहले पूछा है कि निम्नांकित आरेख द्वारा
किसी विद्युत जनरेटर का सिद्धांत, पहले तो सिद्धांत बताना है बेटा। सिद्धांत क्या होता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली फ्लक्स तो ये कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है इसमें, और ये कुंडली तेजी से घूमने लगती है, प्रेरधारा बहने लगती है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ये रहा अपना चित्र। ये किसका है बेटा, ये जनरेटर का चित्र है, समझ में आ रहा है। ये जनरेटर का चित्र रहा, और मैंने हर लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया है, फिलहाल इसमें भी थोड़ा समझा देता हूँ। देखो बेटा ऐसा है, ये रही अपनी ABCD कुंडली, ये क्या रही अपनी ABCD कुंडली, ABCD कुंडली रही। ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र N और S में रख दिया गया है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, देखो इसी में देख लो, उसके बाद क्या है, देखो जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, N से B की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, N से B की तरफ है। ठीक है, इसको मान लीजिए हम इस टाइप से घुमाते हैं, इस टाइप से, जब इस टाइप से घुमाओगे तो B क्षेत्र इधर के लिए लगेगा, B क्षेत्र नहीं, B स्पीड इसकी चाल ऊपर के लिए होगी। ठीक है, तो बेटा अब लगाएंगे इसमें अंगूठे का दाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नहीं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो बेटा हम देखेंगे धारा की दिशा जो है, धारा की दिशा जो है ऊपर के लिए जा रही है, ये और ये। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो करंट होती है उस प्रकार हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें ब्रश का क्या कार्य है, तो बेटा देखते हैं ब्रश का कार्य इसमें। ठीक है, तो फिलहाल कार्य विधि इसकी ये है, जब आर्मेचर या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो धारा बहने लगती है। पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है, जिसकी हम जैसा फ्रेमिंग धारा जैसा फ्रेमिंग दाएं हाथ का नियम से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा ब्रश का क्या कार्य है। ठीक है, स्लिप रिंग जो होते हैं स्लिप रिंग ग्रेफाइट से बने दो ब्रश B1 B2 को स्पर्श करता रहता है। ये ब्रश अपनी जगह फिक्स रहते हैं। ब्रश विद्युत धारा को बाह्य परिपथ में भेजता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ब्रश का कार्य है, वे विद्युत धारा को बाहर के परिपथ में भेजता है, ये मेन बात है इसके कार्य की। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों, संयोजन होना चाहिए बेटा ये। ठीक है, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा है 3 ओम प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊष्मा की गणना भी कीजिए। बेटा देखो इन तीनों को लाया गया है कौन से क्रम में, श्रेणी में लाया गया है, तो सीधे सीधे ऐड कर लेंगे तो एक प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। बेटा कितना हो गया, 10 प्राप्त हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो B=IR से I फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, तो I हो जाएगी 3। ठीक है, अब बेटा हमारे लिए 3 ओम का जो लगा है प्रतिरोध, इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, इसके बीच में हमें उत्पन्न ऊष्मा फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से इसके लिए निकाल लेंगे हम B=IR। तो बेटा हमने क्या काम किया, ये यहाँ से देखो बेटा हमने यहाँ धारा निकाल रखी है। धारा कितनी आएगी 3, तो B'=IR, B1=IR। आई कितनी होगी 3 और R की वैल्यू कितनी है 3 ओम के लिए, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम B2 निकाल सकते हैं, 3 3 9 वोल्ट। ठीक है, B2 का मतलब समझ रहे हैं आप। तो बेटा B2 का मतलब क्या है, B2 का मतलब ये है B2=IR2, क्योंकि I तो समय समान रहेगी। तो ये रहा 3 और R2 का मतलब कितना है, R2 का मतलब 3 ओम होगा, देख लो जरा, R2 का मतलब 3 ओम होगा, ये रहा R2। ठीक है, अब R3 निकाल लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। देखो बेटा इस तरीके से हम वो निकाल लेंगे R3, तो ये हो गया 15 वोल्ट। ठीक है, अब हमें हीट निकालनी है किसके 3 ओम वाले के बीच में। ठीक है, तो हम जानते हैं 3 ओम वाले के बीच में हीट निकालनी है, तो R कितना है 3, तो I² R से निकालेंगे, तो I की वैल्यू क्या है 3 3 9। देखो H=3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 3 9, तो ये जाएगा 9 × 3, ये होगा 27 जूल। समझ में आया बेटा आप लोगों के। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। वीडियो कर दीजिए फटाफट लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बता दो। ओके, थैंक यू।